नमस्कार आप सभी लोग को। हम दिशांक कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी लोग को स्वागत करता हूं अपने DSL दिशांक से लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, आप तन मन के साथ एकदम लगे हैं दिन रात। बिल्कुल मेहनत कीजिए, आप लगे रहिए, क्योंकि सफलता कब मिलेगी? जब आप मेहनत करेंगे तब। क्योंकि कहा जाता है ना, हमेशा मेहनत करने वाले जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक बात बता देता हूँ। यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने हिंदी माध्यम में बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा DSL यानी दिशांक लेक्चर के यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा हमारी जो दिशांक से लेक्चर की यूट्यूब टीम है, इसने क्या कर रखा है, इसने नवीनतम जारी पाठ्यक्रम के अनुसार, चैप्टर के अनुसार PDF, NCERT के महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संकलन, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सरलतम व्याख्या करने का प्रयास किया है, जिससे आपका यूपी बोर्ड 2023-24 का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। उसके अलावा हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन भी आप कर सकते हो। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर 7080451342 या 6307599835 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब देख रहे हैं आप तो दिशांक से लेक्चर को आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को। हमारे पास पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, जरा ध्यान देंगे सब लोग और खूब अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी खूब अच्छे से पसंद आएगी। ठीक है, चलो आओ। मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देंगे सब लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है ना। जो पौधा होता है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है कि फूल में होता है? सोचिए इसका आंसर आपका क्या होगा बाबू? सोचो तो फटाक से, इसका आंसर क्या होगा आपके पास? पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये कहाँ होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो लीफ यानी पत्ती में होता है। ओके, समझ में आएगी बाबू ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? जो मानव का ब्लड होता है, मानव के ब्लड में जो यूरिया की मात्रा होती है कितनी होती है? 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम? क्या होगा इसका आंसर? सोचिए बाबू सब लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना, सोचिए सब लोग। देखो पहले सोच लो, फिर इसका आंसर आप कमेंट में करो, देखो कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 20 मिलीग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मानव रक्त होता है, मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कुल कितनी होती है? तो 20 मिलीग्राम होती है। ठीक है, उसके अलावा आप एक काम कर लें, कुछ क्वेश्चंस के बारे में और भी जान लें कि जो मानव का रक्त होता है ना, मानव का रक्त का जो pH मान होता है कितना आपका होता है? 7.4 होता है। आप इसको भी याद कर लेंगे। उसके अलावा एक पर्सन के अंदर, एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड पाया जाता है। आप ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, ब्लड को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, एक प्लाज्मा, एक कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, RBC, WBC, और एक हम लोग और ले लेते हैं, क्या चीज़? प्लेटलेट्स ले लेते हैं। ये सारी जानकारी हैं, आप जब भी आप ऑफलाइन क्लास लेंगे तो आपको हम पूरा डिटेल में आपको बताने का कार्य कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान देना। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। जो मनुष्य है, मनुष्य में, ठीक है ना, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है ना, जो संबंधित है। आप बताओ तो वृक्क किसका एक भाग है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का कि परिवहन का? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो किडनी है ये किसका एक भाग है? पोषण का है कि श्वसन का है कि उत्सर्जन का है कि परिवहन का है? सोचिए सब लोग, सोच के इसका आंसर आप तुरंत बताओ। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि जो किडनी होती है ये आपकी उत्सर्जन का पार्ट होती है ना, एक्सक्रीशन का पार्ट होती है ना। आसान सा क्वेश्चन था। आप एक काम करें, इसका आप हमको कमेंट में एक क्वेश्चन इसका आंसर देंगे कि वृक्क की सबसे छोटी क्या होती है
है ना, जो किडनी होती है, किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में कर देंगे, जिससे हमको पता चल सकेगा हाँ कि आपने देखा और आपने पूरे तरीके से इसके आंसर को फॉलो किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग क्या चीज़ अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण क्या कहलाती है। देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है, परागण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। यू हैव 4 ऑप्शन, चूज एनी वन, है ना, आपको एक ही चूज करने हैं कि बताना है आपको पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। परागण, परागण किसे कहते हैं बताओ तो। पौधे जो आपका परागकण होता है, परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंच जाना परागण कहलाता है। ठीक है ना। उसके अलावा मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन निषेचन कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों से क्या चीज़, वाष्प गृह में पानी का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये इसका आंसर समझ में आ चुका होगा, विसरण होगा इसका सही आंसर, इन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये बताना है वह कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने क्वेश्चन पिकअप मैंने किया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस तन मन के साथ पढ़ाई करो तो, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, आप सोचो, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। देखो ऐसा क्या है जिसका आपको ऊर्जा मिलती है, तो ध्यान देना, आपको एक मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है ना। जो हमारे पास ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज क्या होती है, C6 है ना, C6H12 और O6, ये जो ग्लूकोज होती है टूटती है, किसके प्रेजेंस में टूटती है आपके पास, तो O2 के प्रेजेंस में टूटती है। अब बताओ यदि O2 के प्रेजेंस में टूटती है तो आपको ऊर्जा मिलेगी, कितनी मिलती है ऊर्जा, तो सबको पता है ये ऊर्जा मिलती है 38 ATP के आसपास। कितनी मिलती है आपके पास, तो 38 ATP मिलती है एनर्जी। अब जरा सोचो, मैंने इतना हिंट कर दिया तो इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है ना, वह प्रक्रम जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर आपका बुक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, आगे चले माय डियर। ठीक है बाबू, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। देखो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए क्या है, तो अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। सोचो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य हो जाएगी हमारे लिए। अपने ऊपर सोच के देखो आपके लिए क्या जरूरी है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। अरे यार 4 में से तो एक तो आपको सही लग रहा है ना यार, रेस्पिरेशन इज द राइट आंसर। श्वसन बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि श्वसन के बिना जिंदगी अधूरी है ना, क्या कर सकते हो, सही बात है कि श्वसन हमारे लिए क्या बहुत जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपका है, मानव हृदय पाए जाते हैं, जो ह्यूमन का हार्ट होता है, ह्यूमन का हार्ट जरा आपको बताना है कितने वेस्प के ये होते हैं, 3 वेस्प, 2 वेस्प, 4 वेस्प, 5 वेस्प, यानी कुल कितने चेम्बर्स होते हैं मानव के हृदय में, कुल कितने चेम्बर्स होते हैं। तो ध्यान देंगे सब लोग, मानव के हृदय में 4 चेम्बर्स होते हैं, है ना, 4, 2 आर्टरीज एंड 2 वेंट्रिकल्स, यानी 2 निलय, सॉरी हाँ सही है, 2 निलय और 2 आपके पास हो जाएगा, तो 2 आर्टरी और 2 निलय, है ना, इस बात का ध्यान देना सब लोग। आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण आपको बताना बाबू क्या चीज़, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की। सोचो आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बाबू किसकी प्राप्ति होती है, ध्यान देना सब लोग, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसके द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी C6H12O6, जो मैंने ये बात किया था अभी जस्ट। ठीक है ना, इस बात का ध्यान, क्योंकि ग्लूकोज एक एनर्जी है ना, एनर्जी है, और ये एनर्जी O2 के प्रेजेंस में टूटती है तो श्वसन कहलाती है। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
नाइन्थ क्या कहता है, जरा ध्यान देना सब लोग। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी झिल्ली होती है? ठीक है, पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सोचो। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान देना सब लोग। मान लो आपके पास क्या है, एक आपके पास क्या है, ये सेल है, एक सेल ये है, और ऐसे ही एक सेल और यहाँ पे है, 2 सेल होगी, है ना, 2 सेल होगी। या फिर एक काम कर लो, ये दोनों सेल हैं, ठीक है ना। अब इस सेल के अंदर ध्यान देना सब लोग, ठीक है। जो आपके पास ये सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे क्या है ना, ऑर्गेनेल्स हैं, ये ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपको इसमें दिख रहा है। अब ये ऑर्गेनेल्स क्या होगा, बाहर भी निकल सकता है ना। तो जो ये सेल का आउटर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, आर पार कोई चीज़ें जा भी सकती हैं। जैसे इस सेल के अंदर जितने भी मालूम है क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये बाहर निकल सकते हैं। कुछ बाहर निकल सकती हैं, कुछ अंदर आ सकती हैं। तो ऑर्गेनेल्स का, सेल ऑर्गेनेल्स का, कोशिकांग का सेल से बाहर जाना और बाहर से कुछ चीज़ें अंदर आना, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे इस झिल्ली पर, बाहरी झिल्ली पर। ये जो झिल्ली देख रहे हो, बाहरी झिल्ली पर निर्भर करता है। तो क्या होता है, तो हमारी जो झिल्ली होती है ये कैसी होती है, ध्यान देना सब लोग। ये झिल्ली कैसी आपकी होती है, तो अर्धपारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना सब लोग, ठीक है बच्चों। आगे चलें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहता है, दही के जमने की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही, बताओ, दही जो जमती है इसमें कौन सी क्रिया होती है? अपघटन की, प्रकाश संश्लेषण की, किण्वन की, या उत्सर्जन की? सोचो, दही जमने की क्रिया क्या कहलाती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन? सही सोचो और इसका आंसर दो आप लोग। तो जो दही जमती है ना मेरे दोस्त, दही जमने की जो क्रिया होती है वो किण्वन कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है ना, किण्वन कहलाती है। इस बात का ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपको एक कमेंट में आपको इसका आंसर देना है कि दही में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है। जो दही होती है, दही में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है जिसकी वजह से किण्वन का कार्य होता है? कमेंट करना ना भूलना, सही बच्चे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। सभी क्वेश्चंस आपको देखने हैं लास्ट तक, और आपको क्या करना, कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है ना, ध्यान रहे। आगे चलो अबू अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं मैं। 11 क्या कहता है, जरा ध्यान देना सब लोग, ठीक है ना। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है? मानव में डायलिसिस की थैली कहाँ होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो डायलिसिस थैली होती है कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से कोई नहीं? सोचो, सोच के इसका आंसर दो। डायलिसिस थैली कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं? सोचो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव में जो डायलिसिस थैली होती है ना, ये पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसका आपका सी आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना सब लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम सबको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी का नाम सुना जाता है। सी बेंटन ने इसका नाम दिया था, कोलिकर और फ्लेमिंग जैसे लोगों ने इसको खोजा भी था, ठीक है। ये सारी जानकारी होती है। ये आप एक काम करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन देख लो, यहाँ दे रखा है, ये जो न्यूरॉन देख रहे हो ना, ये न्यूरॉन ये क्या है पता है? ये न्यूरॉन क्या है? ये नर्वस सिस्टम की छोटी इकाई है। ये नेफ्रॉन क्या है? तो हमारी किडनी की यानी वृक्क की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। अब जरा इस वीडियो में ना मैंने कहीं जिक्र किया था, ठीक है ना, किडनी को लेकर के, शायद आप बताना, कमेंट में बताना कि मैंने किस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मत्स्य का, मत्स्य बोले तो मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? किया, फेफड़ा, गिल्स, या नाक? सोचो, आसान सा क्वेश्चन है ये, आसान सा क्वेश्चन है कि जो मत्स्य होती हैं, जो मछलियां होती हैं, मछलियों में जो श्वसन होता है, श्वसन अंग कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन था ना यार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गिल्स होता है, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। चलो, तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है ना। जो गैस होते हैं पौधों में जो गैस होते हैं उनका बाहर निकलना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, आपको बताना है, परासरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, या फिर वाष्पोत्सर्जन या परिवहन कहलाता है?
तो ध्यान देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, चलो आज के इस क्लास में भी बस 13 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आने वाले क्लास में हम, ठीक है, हम अगला क्लास हम कल लेके आएंगे। इसी टाइम आपको मिलेगा आपको पूरे सारे क्वेश्चंस। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बस आप ध्यान दें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, और यदि आप चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो मेहनत लगती है हर कोई चीज़ काम करने में। तो आप प्लीज़ इस वीडियोस को कई सारे लोगों के पास भेजो, इतने सारे लोग के पास भेज दो जिससे सब लोग देखें और ये पता लगा सके हाँ कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं कल।